हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं और यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सेट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उनको अभी तक नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में, आपका अगर कोई स्टडी ग्रुप है और अपने पीयर ग्रुप में, जिससे कि आपके दोस्त भी अपने रिवीजन को पक्का कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम जल्दी से शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज हम लोग ज्योग्राफी को टारगेट कर रहे हैं और ज्योग्राफी में भी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आप लोगों को 2 सूचियां दे रखी हैं, एक तरफ भारत के जलप्रपात दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो हमें इसको मैचिंग करनी है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है। तो दूध सागर देखिए गोवा में है, जो कि मांडवी नदी पर है। ठीक है, उसके बाद आता है बरकाना। बरकाना आपको मिलेगा कर्नाटक में। और तीसरा है खंडाधार। खंडाधार आपको मिलेगा जलप्रपात उड़ीसा में। ठीक है, पलानी हिमाचल प्रदेश में होता है। तो इस तरीके से ये हमारी मैचिंग हो जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो जलप्रपात हैं कौन कौन सी नदियों पर बन रहे हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो दूध सागर जलप्रपात भारत के ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर है और औसत ऊंचाई 30 मीटर है। ये गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। पणजी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और भगवान महावीर अभ्यारण्य आपको कहाँ पर मिलेगा? गोवा में मिलेगा। ठीक है, और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर मिलेगा? गोवा में मिलेगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये जो जलप्रपात है कर्नाटक और गोवा के बीच में नेचुरल सीमा भी बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है बरकाना। बरकाना आपको कर्नाटक के शिमोगा जिले में मिलेगा और ये भारत के ऊंचे झरनों में से एक है और ये सीता नदी के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, अगला है खंडाधार। खंडाधार क्योंझर जिले में मिलेगा, उड़ीसा में, और ये पानी के फुहारों के द्वारा बनाया जाता है और इसकी ऊंचाई जो है करीब 500 फीट है। अगला है पलानी। पलानी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पास अवस्थित है और ये भारत के ऊंचे झरनों में से एक है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो देखिए, अदवा, बघेलखंड और अहिरौरा, ये तीनों के तीनों बांध आपको कहाँ पर मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। लेकिन बदुआ बांध आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा, बिहार में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बदुआ बांध बिहार के बांका जिले में अवस्थित है और ये बदुआ नदी पर बना हुआ है और ये 1965 में बन करके तैयार हुआ था। अदवा बांध मिर्ज़ापुर जिले में मिलेगा, अदवा नदी पर 1978 में बना था। बघेलखंड का बांध जो है बलरामपुर जिले में अवस्थित है, 1957 में ये पूरा हुआ था। इसकी लंबाई 3200 मीटर है। अहिरौरा बांध कहाँ पर मिलेगा? ये भी आपको मिर्ज़ापुर ज़िले में मिलेगा, 1955 में इसका काम पूरा हुआ था और गरई नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं मैं आप लोगों को वो साथ के साथ बताती चलूँगी, जिससे कि अगर उस क्वेश्चन से हटके भी कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन बने तो आप लोगों का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इंटरेस्टिंग क्लास बनाने की प्रयास रहता है मेरा कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और सटीक जानकारी दे सकूं, इसलिए मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं उस पर विचार करूं और उसको अमल में लाऊं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो देखिए, ये आपको 4 नदियां दे रखी हैं, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी। तो इसमें से अगर नदी घाटी बेसिन की बात करें, क्षेत्रफल के एरिया की बात करी जाए, तो महानदी का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं अक्सर, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने कथन को रीड करते हैं पहले। तो कथन क्या है? कथन ए कह रहा है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण क्या कह रहा है? नदी अपारण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो देखिए, कथन जो है ये बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। गंगा नदी की सहायक नदी थी पहले तीस्ता नदी।
ठीक है, कुछ काफ़ी साल पहलों की बात है, ये हाल फिलहाल की नहीं है। और आजकल ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और जो हिमालय की नदियां हैं वे नदी अपहरण कर लेती हैं, मतलब अपना मार्ग बदल लेती हैं, ठीक है। तो कथन जो है ये सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर का, वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं किस तरीके से तीस्ता नदी जो है गंगा की सहायक नदी थी। तो जो तीस्ता नदी है ये पहुनरी ग्लेशियर से निकलती है, सिक्किम हिमालय घाटियों के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती है। यह थंगू, युमथांग और डोनखा पर्वत श्रृंखलाओं से उत्पन्न होने वाली छोटी नदियों के द्वारा पोषित होती है। बांग्लादेश में बहती हुई जाती है और तीस्ता अपने दाहिने किनारे पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और जहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जमुना के नाम से जाना जाता है। और अंत में ये पद्मा नदी में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है, ठीक है। भारत के उस समय के महासर्वेक्षक मेजर जेम्स रोनाल्ड के द्वारा लिखे गए और तैयार किए गए पुराने रिकॉर्ड और नक्शों से ये संकेत मिलता है कि तीस्ता नदी बांग्लादेश में पद्मा के साथ विलय करने के बजाय एक अलग मार्ग लेती थी और गंगा नदी में प्रवाहित होती थी, जैसा कि अभी हो रहा है। इसलिए अभिकथन ए सही है, ठीक है। तीस्ता में मिलने से पहले, तीस्ता नदी जो है पद्मा में मिलने से पहले एक अलग मार्ग था उसका, और वो कहाँ पर किसके साथ मिलती थी, वो मिलती थी गंगा के साथ। इसलिए अभिकथन ए सही हो गया। ये मैंने पूरा उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके फिर से एक बार इसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं उसको दूर करूँगी, ठीक है। अगला है कि क्षेत्र के वेल बैक आकार की प्लेट में नवविवर्तनिक गतिविधियों के कारण नदी का प्रवाह धीरे धीरे पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया था। नदी अपहरण हिमालयी नदियों की एक प्रमुख विशेषता है। रिवर कैप्चरिंग मुख्य रूप से नदी के ऊपरी कटाव के कारण होता है, जो अपनी पड़ोसी धारा के पानी में शामिल हो जाता है और उन पर कब्जा कर लेता है। इसलिए क्या हो जाता है, जो कारण आर है ये भी सही है। और इस प्रकार की जो घटना है ये कहाँ पर होती है, हिमालय के क्षेत्र की जो नदियां हैं उनमें ये घटना पाई जाती है। तो इस तरीके से ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ये ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये राजस्थान जिले में अवस्थित है, जिसका कि नाम है सांभर झील, और ये एक रामसर स्थल भी है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। ये कहाँ पर है, राजस्थान के 3 जिलों में, जयपुर, अजमेर और नागौर को छूती है ये, और अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है, ठीक है। सांभर झील को 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर हजारों राजहंस और पक्षियों के लिए ये जो है एक बसेरा है। राजहंस होते हैं, फ्लेमिंगोज भी वहाँ पर आते हैं। झील में उगने वाले विशेष शैवाल और बैक्टीरिया इसके जो जल को है आकर्षक रंग प्रदान करते हैं और इसका झील का पारिस्थितिकी समर्थन करते हैं, जिससे कि प्रवासी पक्षी जो हैं वहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में पड़ती है ये, पूरी गंजम और खुर्दा जिलों में। इसके बाद ये सारे दे रखे हैं मैंने फैक्ट, उससे जुड़े हुए जो भी ऑप्शंस हैं उनको आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। लोनार झील के बारे में एक बात बता दूं, लोनार झील के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये प्राकृतिक खारे पानी की झील है। जब कोई उल्का पिंड आकर के पृथ्वी से टकराया तो वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया महाराष्ट्र में, जो लोनार झील पड़ती है, और वहाँ पर एक खारे पानी की झील का निर्माण हो गया। बुलर झील कौन है, कहाँ पर पड़ेगी, ये पड़ती है आपकी जम्मू कश्मीर में, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, पुनपुन, अजय और जलांगी, ये तीनों नदियां गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, लेकिन जो जोंक नदी है ये दक्षिण भारत की नदी बेसिन जो है उसका हिस्सा है। जोंक नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। अब हम देखते हैं जोंक नदी किसकी सहायक नदी है। तो जोंक नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। उनमें से एक ही छोटी सहायक नदी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ये सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, पुनपुन नदी क्या है, पुनपुन नदी आपको मिलेगी
झारखंड के पलामू ज़िले से ये निकलती है और गंगा नदी के तट पर ये बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अजय नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बिहार से ही होता है, जमुई ज़िले में। ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आपको ये 4 दे रखे हैं जलप्रपात और उसके आगे नदियाँ दे रखी हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन हमें चूज़ करना है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, चचाई बीहड़ नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, बूढ़ा घाघ प्रपात जो है ये कांची नदी पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कांची नदी पर नहीं है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में पड़ता है और इसे बुद्ध घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान बुद्ध के मंदिर के पास है और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 469 फीट है, ध्यान रखिएगा। और ये कोयल नदी की सहायक नदी बुरहा नदी से निकलता है। तो इसलिए जो चौथा है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर मिलेगा? झारखंड में मिलेगा और ये स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 320 फीट है और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी ध्यान रखिएगा। चचाई जलप्रपात आपको कहाँ पर मिलेगा? चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर मिलेगा आपको। इसकी ऊंचाई 430 फीट है और ये कैमूर श्रृंखला का एक भाग है, ये भी ध्यान रखिएगा। धुआंधार कहाँ पर मिलेगा? नर्मदा नदी पर मिलेगा आपको, जबलपुर में, और वहाँ पर भेड़ा घाट के पास। ठीक है, और जो औसत ऊंचाई है वहाँ पर 10 मीटर तक है। और धुआंधार जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। संगमरमर की चट्टानें हैं वहाँ पर, वहीं से नर्मदा नदी झरने की फॉर्म में अपना उन चट्टानों को काटते हुए अपना रास्ता बनाती है और आगे बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो सूर सरोवर, समसपुर और सरसई नावल, ये तीनों के तीनों आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन सुरिनसर मानसर झील ये आपको नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमें पता करना है ये है कहाँ पर। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में मिलेगी आपको। ये देखिए, सुरिनसर मानसर झीलें ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं और इनको 2005 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। रामसर साइट्स क्या होती हैं? आर्द्र भूमि के लिए जो कन्वेंशन है, आर्द्र भूमि के लिए संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए एक संधि हुई थी ईरान के शहर रामसर में 1975 में ये लागू हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत उसका सदस्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1975 में अपनाया था हमने। और उत्तर प्रदेश में कुल 10 आर्द्र भूमियाँ हैं, जिनमें से कुछ एक हम लोग देख लेते हैं। ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर में मिलेगा, सरसई नवल आपको इटावा मिलेगा, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में, पार्वती अर्गा गोंडा में, नवाबगंज पक्षी विहार जो है आपको मिलेगा उन्नाव में, और सूर सरोवर आगरा में पड़ेगा। ठीक है, कुल 10 हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील हो जाएगी, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो देखिए, जो दामोदर नदी है वो इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि उसको प्रदूषण कारकों की वजह से जैविक मरुस्थल घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दामोदर नदी के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट, वो ये याद रखिएगा कि बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को हमें ABCD ये बांध दे रखे हैं, उसके आगे नदी दे रखी है, तो हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नांगल बांध या भाखड़ा नांगल बांध ये जो है ये सतलज नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना ये गोदावरी नदी पर नहीं है, ये आपको नर्मदा नदी पर मिलेगा। ठीक है, नागार्जुन सागर आपको मिलेगा गोदावरी नदी पर नहीं है, तो ये मिलेगा आपको कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, ये बिल्कुल सही है। तो जो 2 गलत हैं, जो सही सुमेलित नहीं है, B और C हैं। तो अब हमें कूट चुनना है, तो अब हम कूट चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है B और C ये हो जाएंगे, ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। आ जाते हैं हम बांध को एक बार देख लेते हैं।
कहाँ कहाँ पर हैं अवस्थित और नदियाँ, ठीक है। तो नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है, ये सतलज नदी पर बना हुआ है, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ मिलेगी? गुजरात में नर्मदा नदी पर मिलेगा आपको, और ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ये इसमें 4 राज्य शामिल हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। बिजली आपूर्ति के लिए ये बनाई गई है मुख्यतः। नागार्जुन सागर बांध आपको कहाँ पर मिलेगा? कृष्णा नदी पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ये संयुक्त परियोजना है, पनबिजली परियोजना है। इसमें 4 राज्य सम्मिलित हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये जो है दुनिया का या विश्व का सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर बना है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में, ठीक है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर के बहती है? तो देखिए, नर्मदा नदी जो है, अभी हमने नर्मदा नदी के बारे में पीछे पढ़ा भी था ऊपर पिछले क्वेश्चन में, जिसमें कि हमने कहा था धुआंधार जलप्रपात जो है ये भेड़ाघाट पे मिलेगा आपको जबलपुर में, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है, मान लेते हैं इस तरीके से, तो जो पश्चिम की ओर बह कर के नदी आ रही है दैट मीन्स नर्मदा 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बह कर के आती है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नर्मदा, ठीक है। अब नर्मदा के बारे में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ये पश्चिम वाहिनी नदी है और अपना जल कहाँ पर विसर्जित करती है? अरब सागर में विसर्जित करती है, ठीक है। ये नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि पश्चिम वाहिनी नदियाँ जो भी हैं, मतलब जो भी नदी इस तरफ आके अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, ये नदियाँ हिमालय से होती हुई ज़्यादातर आती हैं, अपने साथ गाद लेकर के आती हैं। पर्वतीय नदियाँ होती हैं, इनके साथ काफ़ी मात्रा में गाद होती है, और ये नदियाँ जैसे जैसे किनारे पर पहुंचने लगती हैं, समुद्र के किनारे पर, इनमें भारी मात्रा में गाद और बहुत सारे पंख जैसी चीज़ें होती हैं, तो वो समुद्र के किनारे विसर्जित करती जाती हैं और ये डेल्टा का निर्माण होता जाता है, ठीक है। ये पूर्ववर्ती नदियों में और पश्चिमवर्ती नदियों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का नदी बेसिन सिस्टम अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और सतलज नदी अपवाह तंत्र, ये तीनों अपवाह तंत्र आपको मिल जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें आप लोग एक बार कर लेंगे तो भूगोल में नदी से संबंधित उत्तर भारत का जो भी है, इसके साथ साथ दक्षिण भारत की नदियाँ भी आप लोग देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मोस्टली जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। समय निकाल के उन क्लासेस को भी देख लीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पे सूची 1 और 2 दे रखे हैं, एक तरफ आपको झीलें दे रखी हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो लोनार झील जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं पड़ती है, ये आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, ठीक है। लोनार झील एक खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा भी था। नक्की झील आपको गुजरात में नहीं मिलेगी, ये राजस्थान में मिलेगी, ठीक है। और पुलिकट जो है ये तमिलनाडु में मिलेगी। पुलिकट झील कहाँ पर मिलेगी? तमिलनाडु में मिलेगी। तो जो सही सुमेलित है ये है कोलेरू। कोलेरू झील कहाँ पर मिलेगी? आंध्र प्रदेश में मिलेगी। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन आना चाहिए हिस्ट्री में, लेकिन अब भूगोल में है तो चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। एक तरफ वैदिक नाम दे रखे हैं नदियों के, दूसरी तरफ आधुनिक नाम दे रखे हैं। हमें क्या करना है? मैचिंग करनी है, नदियों के सही नाम बताने हैं। तो कुबा होता है काबुल, जो कि ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो जाएगा। परशुनी होती है रावी, 3 से मैच कर देंगे। सदा नीरा होती है गंडक और शतुद्री सतलज, ठीक है। ये सारी मैचिंग है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं निकलती है? तो देखिए सतलज नदी जो है ये भारत में नहीं निकलती है, इसका उद्गम तिब्बत की ओर से होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं हम। सतलज नदी हिमालय के उत्तरी ढलान पर दक्षिण पश्चिम में तिब्बत लंगा झील से निकलती है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 4600 मीटर। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी सतलज नदी है, ठीक है। 5 नदियाँ जिसे पंचप्रयाग भी कहते हैं, जो कि पंचनद के नाम से जानी जाती है। सतलज नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर हिमालय घाटियों
के माध्यम से बहती है और पंजाब में नांगल के पास के मैदान में अपना प्रवाह शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। एक विस्तृत चैनल में दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए ब्यास नदी में जाकर के मिल जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत पाकिस्तान सीमा के लगभग 105 किलोमीटर का निर्माण करता है। कौन? जल भराव क्षेत्र। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई सतलज नदी के बारे में। बढ़ेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए, दूध गंगा नदी आपको कहाँ पर मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूध गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है? दूध गंगा नदी का निर्माण 2 पर्वतीय जलधाराओं के मिलने से होता है। एक का नाम है यचेरा और दूसरे का नाम है संगे साफेड। ये दोनों जलधाराएं जब मिलती हैं तो श्रीनगर के पास जिस नदी का निर्माण होता है उसका नाम हो जाता है दूध गंगा। दूध गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। तो ये झेलम की सहायक नदी है। और श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा है? ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए, ये नदी जो है इसका उद्गम ताताकोटी पर्वत शिखर के पास पीर पंजाल हिमनद से होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और पुनपुन नदी, वैतरणी, बरकेश्वर, दामोदर नदी, देव आदि ये सब झारखंड की नदियां हैं। आदि, अजय, अतराई, बरकेश्वर, बाल्टन, बालेश्वर, अंजना नदी ये सब पश्चिम बंगाल में प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनका भी पश्चिम बंगाल में नदियां बहती हैं ये सारी, इनको ध्यान रखिएगा नाम। चलिए, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दामोदर नदी से निकलती है? तो जो एडेन नहर है ये दामोदर नदी से निकलेगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में 2 राज्यों में बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। निकलती कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से निकलती है और समुद्र में गिरने से पहले हुगली नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई कितनी है? 592 किलोमीटर है। अगर मील में बात करें तो 368 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसमें पहले अचानक से बाढ़ आ जाती थी, इसीलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलेंगे हम आगे। एडेन नदी नहर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। तो एडेन नहर का निर्माण कब हुआ था? 1938 में हुआ था और ये नहर की लंबाई 54 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सरहिंद नहर कहाँ पर है? सरहिंद नहर जो है सतलज नदी पर बनाई गई है, जो कि पंजाब में पड़ता है और ये सिंधु नदी प्रणाली की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। ये 1882 में बनाई गई थी। विष्ट दोआब नहर का निर्माण सतलज नदी के दाहिने किनारे पर हुआ था और एक ये अप स्ट्रीम पर काम किया गया था। ये कितनी लंबी है? लगभग 805 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको 2 सूचियां दे रखी हैं, गर्म पानी के झरने, ठीक है, और दूसरा स्थान हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मणिकर्ण जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। गर्म पानी के झरने वे झरने कह लें या इस प्रकार की जलधाराएं कह लें जहाँ पर नेचुरल रूप से पानी गर्म आता है, बहकर के गर्म पानी आता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि देखिए हमारी जो पृथ्वी है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये 3 इसकी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जो कोर है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए अगर कोई जलधारा इधर से होती हुई ऊपर की तरफ पहुँचती है तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि वो जलधारा गर्म हो सकती है, या फिर कहीं पर जो है कोई जलधारा अपने साथ तो नहीं कहेंगे कि जलधारा ऐसी जगह से होकर के आ रही है जहाँ पर उसका संपर्क हो जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से, तो भी पानी जो है गर्म जलधारा के रूप में आ सकता है। इसके बारे में हम आगे चल करके चर्चा करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखे हैं। पहले देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मणिकर्ण आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, अनहोनी मध्य प्रदेश में ही मिलेगा, तातापानी उड़ीसा में है। लेकिन तातापानी या तत्तापानी ये उड़ीसा में मिलेगा, गर्म पानी का झरना है ये। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा, इसीलिए ये सही सुमेलित नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 2 हो जाएगा, बी, सही सुमेलित नहीं है। अब हम इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ज्वालामुखी जल झरना एक गर्म पानी का झरना होता है जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में व्यास नदी के तट पर अवस्थित है। गर्म पानी के झरने को तापी जल तापी स्प्रिंग या भूतापी स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो कि भूतापीय रूप से गर्म भूजल के उद्भव से उत्पन्न होता है, पृथ्वी की क्रस्ट से निकलता है। कोर, मेंटल, क्रस्ट मैंने 3 बताई थे आपको। अंदर वाली जो होती है कोर होती है,
बीच वाली मेंटल होती है और सबसे ऊपर वाली जो होती है ये क्रस्ट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी की लेयर्स हैं। अच्छा, ये विश्व के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक होते हैं, यहाँ पर रिजॉर्ट्स वगैरह खुले रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी गर्म पानी के झरने से जुड़ी हो सकती हैं ये हमने डिस्कस कर ली। अब हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। तो देखिए, फुलर झील यहाँ से निकलती है, कौन सी नदी? गोमती नदी, ये पीलीभीत में अवस्थित है। ठीक है, कोलेरू, अचर झील आपको कहाँ पर मिलेगी? जम्मू कश्मीर में मिलेगी। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अचर झील कहाँ पर मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीनगर के सौरा इलाके के पास स्थित है और ये एक बेहद ही ख़राब हालत में झील पहुंच चुकी है। अचर झील आमिर खान नाला चैनल के माध्यम से ये डल झील से जुड़ी हुई है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी ध्यान रखिएगा। अचर झील श्रीनगर शहर में सौरा क्षेत्र के पास अवस्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। इन तीनों बांधों के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। लेकिन तिलैया बांध जो है ये आपको कोनार नदी पर नहीं मिलेगा, ये बराकर नदी पर मिलेगा। तो जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है ये हो जाएगा कोनार नदी, तिलैया बांध, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो दो, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें कि बी दे रखा है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आएंगे, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उनके क्षेत्रफल के सही अवरोही क्रम में झीलों को व्यवस्थित करना है हमें। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। अब ये 4 झीलें दे रखी हैं जिसमें कि ग्रेट बेयर, बैकाल, विक्टोरिया और सुपीरियर है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। ठीक, तो ये 4 एक पे हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील इन चारों ऑप्शंस में जो है ये विक्टोरिया हो जाएगी। उसके बाद आती है बैकाल झील, ये पड़ती है आपकी रूस में, सुपीरियर पड़ेगी यूएसए में, विक्टोरिया पड़ेगी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में, बैकाल बता ही दिया मैंने रूस में पड़ेगी, और लास्ट में जो आएगी घटते क्रम में ग्रेट बियर हो जाएगी। तो 4, 3, 2, 1 ये इस तरीके से हमारा बनेगा आंसर। तो अब हम देख लेते हैं किसमें है। तो ऑप्शन नंबर 1, 4, 3, 2, 1 ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इन झीलों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अमेरिका को 5 महान झीलों में से ये सबसे बड़ी झील है। ये मीठे पानी की झील है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ी है। ठीक है, इस झील के किनारे मैरी, थंडरबे, डुलुथ, सुपीरियर, सॉल्ट स्टे मार्केट ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, विक्टोरिया झील कहाँ पर मिलेगी? जैसा कि मैंने बताया ये अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगी और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसकी खोज 1858 में हुई थी। किसने की थी? जॉन स्पेक ने की थी। युगांडा, केन्या और तंजानिया की जो प्राकृतिक सीमा है बनाती है विक्टोरिया झील। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बैकाल झील ये रूस में अवस्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की और गहरी झील है, तीसरे नंबर की बड़ी और सबसे गहरी झील। अगर सबसे गहरी झील की बात करी जाए कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की सबसे गहरी झील, बड़ी नहीं सबसे गहरी झील की बात की जाए तो बैकाल झील हो जाएगी। ठीक है, और 1996 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड धरोहर में भी, विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया था, ये बात भी याद रखिएगा। ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट बेयर झील या ग्रेट बेयर लेक कहाँ पर मिलेगी? कनाडा में मिलेगी आपको, बोरियल जंगल के पास। ये विश्व की 8वीं नंबर की सबसे बड़ी झील है और ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है। ये चीज़ें सारी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2017 में उद्घाटित ढोला सादिया पुल की लंबाई कितनी है? तो ढोला सादिया पुल जो है असम और पूर्वी अरुणाचल के बीच बना हुआ है, दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पुल उत्तरी असम और पूर्वी अरुणाचल के बीच बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और ये भारत का सबसे बड़ा पुल है, ये सबसे लंबा पुल है, बड़ा नहीं सबसे लंबा पुल है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर भारत का, मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं बना हुआ है। ठीक है, इस सेंटेंस को हटा दीजिए, ये भारत का सबसे लंबा पुल है और ये लोहित नदी पर बना हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कभी
ध्यान एग्जाम में क्वेश्चन बने या कुछ भी हो, लोहित नदी पर बना हुआ है। लोहित नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। असम में ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को ये आपस में जोड़ता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ढोला सादिया है। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दे रखी हैं, एक तरफ झरने दे रखे हैं, दूसरी तरफ नदियाँ दे रखी हैं। तो देखिए दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर पड़ता है? गोवा में पड़ता है, मांडवी नदी पर, हम पहले कर चुके हैं, तो हम ए को 4 से मैच कर देंगे। डुडमा जलप्रपात कहाँ पर पड़ता है? डुडमा जलप्रपात जो है मचकुंड जिले में पड़ता है, ये हम 2 से मैच कर देंगे। गोटक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर मिलेगा आपको, और जोग जलप्रपात शारावती नदी पर मिलेगा, ठीक है। तो ये मैचिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के, अक्सर एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। एग्ज़ाम में आपको ऑलमोस्ट जितना आप कलेबर लगा सकते हैं, आपको सारी चीज़ें कवर करके जानी होती हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, हम गेस वर्क नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हमारी अच्छी हैं, हमें उनको बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना है। जो हमें नहीं आती हैं या हमारे पास समय कम है, तो उनमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे टॉपिक तैयार हैं उनको और अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इडुक्की जो है एक थर्मल पावर स्टेशन है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। इडुक्की जो है, इडुक्की बांध है, ये केरल में मिलेगा आपको, तो ये हो जाता है कट। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, सही बात है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। तो 2, 3 और 4 सही हैं, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए ये जो भी ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, इनमें से कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। और अब देख लेते हैं इस जलप्रपात के बारे में कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वरही नदी पर बनता है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है लगभग। ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जो जिसे गरसोप्पा भी कहते हैं, ये शारावती नदी पर है, और ये कर्नाटक में है। ये भी जलप्रपात 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। रकीम कुंड जलप्रपात ये बिहार में मिलेगा आपको, गाय घाट नदी के द्वारा निर्मित होता है, और इसकी औसत ऊंचाई 168 मीटर है, ठीक है। अगला है केवती जलप्रपात, ये रीवा जिले में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, रीवा जिला आपको, टोंस नदी पर बना हुआ है, ये 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे क्वाती जलप्रपात भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? तो देखिए जो गोमती नदी है उत्तर प्रदेश की, इसे पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है। जो गोमती नदी है निकलती कहाँ से है? गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से, मैदानी क्षेत्र से निकलती है। फुलहर झील कहाँ पर मिलेगा आपको? पीलीभीत जिले में मिलेगा, ठीक है, पीलीभीत जिले में मिलेगा। और किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है गंगा की सहायक नदी, ठीक है। गोमती नदी के किनारे यूँ कहें सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैविक आपदा उत्तर प्रदेश में गोमती नदी को घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया? 2010 से ये सर्वज्ञात प्रदूषण बढ़ा हुआ है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे CPCB कहते हैं, लखनऊ जौनपुर खंड को सबसे प्रदूषित खंड घोषित किया है। और इसमें गोमती नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाले कारक कौन से हैं? सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती है? तो देखिए जो ताप्ती या तापी नदी है, ये पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ये सब पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं। जो ऑप्शन नंबर 2 है तापी नदी, ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तापी। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टे का उपखंड है? हमें बताना है। तो मोरीबंद डेल्टा जो है बंगाल डेल्टा का उपखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नदी के मुहाने पर निर्मित मिट्टी, गाद और रेत का एक निक्षेप होता है, जहाँ पर धारा का वेग बहुत कम हो जाता है और तलछट से सारा हिस्सा भर जाता है, ठीक है। तलछट से यदि तट डूब गया है, कोई महासागर या ज्वार प्रवाह नहीं है, तो तलछट के निक्षेप को रोकने के लिए कोई डेल्टा नहीं बनता है। महीन कण साथ में ही अंदर चले जाते हैं और जम जाते हैं। जो डेल्टा है वो बाहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का
उपखंड है, बंगाल डेल्टा को जो है 4 भागों में विभाजित किया जा रहा है कुल, मोरीबंद, अपरिपक्व, प्रौढ़ और सक्रिय डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम के भाग में गंगा नदी के दक्षिण में अवस्थित है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाह मिलता है? तो जो लूनी नदी है जो कि राजस्थान में बहती है, यहाँ पर ऊपरी भाग में इस लूनी नदी का जल मीठा है, लेकिन जैसे जैसे ये राजस्थान में प्रवेश करती जाती है और कच्छ के रण में विलुप्ति से पहले इस नदी का जल खारा होता जाता है, क्योंकि वहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है लूनी नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो ये बालोतरा या बाड़मेर के पास से निकलती है। बालोतरा में पहुँचते हुए नमक की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए इसका पानी खारा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से ये ढलानों से होकर के बह कर के आती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये एक मौसमी नदी है, गर्मियों में सूख जाती है और सर्दियों में बहती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए और इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हमें लगाना है। देखिए, जो यमुना नदी है ये गंगा नदी में कुछ इस तरीके से, गंगा नदी यहाँ से आती है और यमुना नदी इसमें आकर के कुछ इस तरीके से मिलती है। तो मान लीजिए ये यमुना नदी है और यमुना नदी से ये जो नदियाँ हैं सिंध, बेतवा, केन और चंबल सब जाकर के कुछ इस तरीके से मिलती हैं। तो इन्हें हमें पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नदी मिलती है वो है चंबल नदी। ठीक है, सबसे पश्चिम में जो आएगी चंबल नदी, फिर उसके बाद सिंध आएगी, फिर बेतवा आएगी, फिर केन आएगी। तो 4, 3, उसके बाद 1 और 2, ये आपका बनेगा करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं 4, 3, 1 और 2 किस ऑप्शन में है। तो 4, 3, 1 और 2 हमारा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारे उत्तर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन हैं। यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड में निचले हिमालय के बंदरपूंछ चोटी से निकलती है। बंदरपोख लिखा है, कहीं कहीं बंदरपूंछ भी दे रखा होता है, तो बंदरपूंछ चोटी से निकलती है। और ये मिलती कहाँ पर है? त्रिवेणी, प्रयागराज में मिलती है ये गंगा नदी से। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं भूगोल के, जिसमें कि हमने इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास में आपका कितना स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास कैसे लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोगों की कोई राय है तो वो भी मेरे साथ शेयर करिए। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। पीसीएस का एग्ज़ाम हम टारगेट कर रहे हैं। जीएस के सभी पार्ट्स को हम कवर करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।